चलो मानता हूँ उस रात में शराब के नशे में था, लेकिन इसे इसे अपने कमरे का दरवाजा खुला रखकर सोने की क्या जरूरत थी? अभिनव ने अपने आप से कहा। वो अभी भी अनन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे पता था कि उसे बाकी कमरों में भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए जहां इस घर के नौकर सोया करते थे, अभिनव वहां चला गया। वहां उसे किस्मत से एक बिस्तर खाली मिला और अभिनव उस पर जाकर सो गया। अभिनव को कब नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्द से जल्द तैयार हुआ और एके प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। जैसे ही वो कैब से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नजर सनी पर पड़ी। सनी ने भी उसे देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, आहा, देखो जरा कौन आया है, सिक्योरिटी। वो अभिनव को अंदर नहीं आने देना चाहता था। सनी की एक आवाज पर सिक्योरिटी वाले वहां आकर खड़े हो गए। सनी ने कहा, इस फटीचर को अंदर मत घुसने देना, यह अकरम सर को परेशान करने के लिए यहाँ आया है। सुनते ही सिक्योरिटी वाले अभिनव का रास्ता रोककर खड़े हो गए। सनी अभिनव और सिक्योरिटी के बीच में आकर खड़ा हुआ और बोला, अभिनव, तुम्हें एक एडवाइस दूं, अपनी गरीबी को एक्सेप्ट कर लो और लाइफ में उसके हिसाब से आगे बढ़ो। तुम्हारे पिताजी अकरम सर की गाड़ी चलाते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो दोनों दोस्त थे। जब तुम्हारे पिताजी का अकरम सर के साथ घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो तुम्हें उनके आगे पीछे घूमने से क्या मिल जाएगा? सनी की बात सुन अभिनव को गुस्सा आ रहा था। वह सनी की बदतमीजी से तंग आ गया था। वो चाहता तो उसे मुक्के से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, इतने में एक सुंदर सी लड़की काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में उसकी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही सिक्योरिटी वालों से कहा, तुम लोग जा सकते हो, ये मेरे साथ है। इतना कहकर उसने अभिनव की तरफ देखा। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और अब यहाँ भी अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अकरम की सेक्रेटरी जेनी ने उसे शांत रहने का इशारा कर दिया था। अभिनव को सनी के चेहरे पर छाया मातम देखकर काफी खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराया और जेनी के साथ निकल गया। आपको अकरम ने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अभिनव भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी, जेनी ने कहा। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया और अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने पेपर लिया और उसे पढ़ने लगा। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अभिनव कौन सी नौकरी करना चाहता था, यह अधिकार भी अकरम ने ही उसे दिया था। अभिनव उस लिस्ट को तो देख ही रहा था, लेकिन साथ ही उसकी नजर जेनी पर भी थी, जो कब से उसे घूरते हुए देखे जा रही थी। पर अभिनव ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने लिस्ट पर अपना ध्यान लगाया और देखा कि उसमें कुछ नौकरियों के ऊपर स्टार बना हुआ था। उसने जेनी को देखा और बोला, ये यहाँ स्टार क्यों बना? ये स्टार इसलिए बना है क्योंकि इन पोजीशंस पर हमारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहा है और हम इन पर नई भर्ती नहीं ले रहे हैं। तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? मैं मैनेजर बनना पसंद करूंगा। अभिनव ने भी उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कहा। ऐसे में जेनी बोली, लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से स्टार बना हुआ है। आप पता है मुझे, तो जिस पोजीशन पर पहले से कोई बैठा हुआ है उस पर तुम कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या उस एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर करवाना चाहते हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि लिस्ट मुझे तुम्ही ने दी थी। हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम? जेनी। जेनी ने गुस्से में कहा। अभिनव के सवालों से उसे चिढ़ हो रही थी। अभिनव को उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। उसने आखिर में कहा, देखो जेनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे लिस्ट ला कर दी, मैंने उसमें से अपनी पसंद की पोस्ट चुन ली। अब आगे क्या करना है वो तुम देखो। अभिनव ने कहा। वो जो मांग रहा था सोच समझकर मांग रहा था। वैसे तो पूरी कंपनी ही उसकी थी और वो जल्द से जल्द इसे संभालना चाहता था, लेकिन मोंटी के आ जाने से पहले वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में उसने मैनेजर की पोस्ट ही मांग ली थी ताकि वो अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। ठीक है मिस्टर अभिनव,
तो अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ने वाली है और तुम्हारा ऑफिस कल से शुरू हो जाएगा, जैनी ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहां क्या लेने आया था। उधर अभिनव को लगा कि अब कल से नौकरी पर जाने के लिए उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कपड़ों के साथ साथ उसे अपना फोन भी बदलने की जरूरत थी। अकरम का दिया हुआ चेक उसकी जेब में ही रखा हुआ था। अब चौकी अनन्या के माता पिता आए हुए थे, तो उनको और हरदेव पाल को दिखाने के लिए अभिनव जानता था कि उसे उनके साथ उन्हीं के घर में रहना पड़ेगा और नौकरों के कमरे में ही सोना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो ये साबित कर देने वाला था कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट दामाद है। अभिनव अपने चेक से पैसे निकालने के लिए बैंक चला आया। तभी उसकी नजर प्रणव से मिली। प्रणव उन लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। जैसे उसने अभिनव को बैंक के अंदर आते हुए देखा तो बोला, अरे वाह, देखो तो कौन आया है। प्रणव खुद एक बैंकर था। वो अरबपति तो नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी खासी दौलत थी। वो दिखने में भी स्मार्ट था। वो अभिनव को इसलिए जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इस बैंक में डिलीवरी के काम से आया करता था। हालांकि वो दिखने में अभिनव के आगे कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसमें और अभिनव में एक ही फर्क था, गरीबी का। हेलो, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं, अभिनव ने कहा और प्रणव को चेक दिखाने लगा। प्रणव ने बिना चेक देखे कहा, चेक से? तुम्हें पता है ना, चेक से सिर्फ बड़ी रकम ही निकाली जा सकती है। मेरा अमाउंट बड़ा है, यहाँ काउंटर पर नहीं निकल पाएगा, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रणव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपना चेक दिखाओ। अभिनव ने गुस्से में प्रणव को अपना चेक दिखा दिया। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अभिनव प्रणव पर चिल्ला उठा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सिक्योरिटी को बुलाओ और इस आदमी को अभी के अभी बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लाकर बैंक वालों को बेवकूफ बनाता है। अभी पुलिस बुलाकर तुझे अंदर करवाता हूँ, प्रणव ने कहा। इधर अभिनव ने अपने फाड़े गए चेक के टुकड़ों को मुट्ठी में भरा और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। इतने में सिक्योरिटी वाले आए और उन्होंने अभिनव को चारों तरफ से घेर लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, अभिनव ने कहा और गार्ड्स के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। प्रणव और बाकी लोगों को अभिनव को इस हाल में देखकर अच्छा लग रहा था। जब वो लोग अभिनव को लेकर बाहर जा ही रहे थे कि तभी इतने में उन्हें किसी परफ्यूम की खुशबू आई। पूरा कमरा उस परफ्यूम की खुशबू से भर गया था। इससे पहले कि अभिनव देख पाता यह खुशबू कहाँ से आ रही थी, उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई थी। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। प्रणव ने बलराज की तरफ देखा और बोला, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह यहाँ आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फर्जीवाड़ा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सुन बलराज ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, छोड़ दो उसे, बलराज ने कहा और मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। उसने पलटकर अभिनव को भी अपने साथ आने का इशारा किया। अभिनव चुपचाप बलराज के पीछे चला जा रहा था। प्रणव और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज अभिनव को अपने साथ क्यों ले जा रहा है। जब प्रणव भी उनके पीछे जाने लगा तो बलराज ने पलटकर कहा, मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ आने को। नहीं सर। बलराज ने उससे घूरा तो प्रणव के पैर थमे के थमे रह गए। अभिनव को बलराज का ये बर्ताव देख घबराहट हो रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि बलराज ऐसा कुछ न कर दे जिससे उन लोगों को अभिनव की पहचान के ऊपर शक हो जाए। बलराज भी ये बात समझता था, इसलिए उसने प्रणव को देखते हुए कहा, अगर इसने कुछ गलत किया है तो इस बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है कि मैनेजर बुरा मान जाए। जी सर, प्रणव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के बड़े से कैबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया।
अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है तो मैनेजर खुद अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुलवा लिया होता। बलराज ने उसे खींचते हुए देखा और बोला, वैसे तो मैं यहाँ कुछ काम से आया था, लेकिन बाहर जो मैंने तमाशा देखा तो मुझे लगा कि पहले उसके बारे में तुमसे बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है ये साहब कौन है? मैनेजर ने अभिनव की तरफ देखा। उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर चली गई। जैसे उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से निकला, बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन है? अभिनव ने बलराज से पूछा। ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम के तुम कैप्टन हो, टाइगर। बलराज ने अभिनव को मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। अभिनव को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। प्रणव जिस मैनेजर के लिए काम करता था वो मैनेजर अभिनव के लिए काम करता था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह पाता, मैनेजर उसके पैरों में आकर गिरा और बोला, टाइगर, आपको यहाँ कितनी देर हुई और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिलहाल तो आप मेरे पैरों में से उठ जाइए। आपको और इनको छोड़कर किसी को नहीं पता कि मैं टाइगर हूँ, अभिनव ने कहा। ये सुनते ही मैनेजर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आप आ गए हैं तो हमें जरूर इस मुसीबत से बाहर निकाल ही लेंगे। वो सब तो ये कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने नौकरों को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सबक सिखाने पर आ गया तो आपको पता ही है क्या होगा। बलराज ने कहा और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। उधर जब अभिनव और बलराज मैनेजर के कैबिन में खड़े थे तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी स्विमिंग पूल में काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चैन और बगल में विस्की का ग्लास था। उसकी बाहों में बिकनी पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। वो आदमी लड़की के गालों को सहला रहा था। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा उसका सेक्रेटरी भागते हुए उसके पास आ रहा था। सेक्रेटरी उस आदमी के पास आया और बोला, सर, अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। ये सुनते उस आदमी का हाथ रुक गया। उसने लड़की के गाल पर से हाथ हटाया और हाँ में सिर हिलाते हुए सिगार पीने लगा। आप कहते हैं तो? सेक्रेटरी आगे कुछ कहता उससे पहले उस आदमी ने कहा, अभी नहीं, अभी तो आया है, थोड़ा उछल कूद करने दो, पर हाँ, इस बार उसे पिंजरे में डालने की गलती नहीं करनी है। सेक्रेटरी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। Who is Tiger? बगल में खड़ी उस लड़की ने पूछा। उस आदमी ने जवाब में सिगार से एक लंबा कश लिया और धीरे धीरे उसका धुआं आसमान में छोड़ने लगा। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाला था मैनेजर प्रणव के साथ और कौन था ये आदमी, जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर।